एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, सीएसआई नेट जून 2023 का जो एग्जाम है, जिसे सीएसआई नेट दिसंबर 2022 एंड जून 2023 का मर्ज एग्जाम की तरह कंसिडर किया जाता है। इसके रिजल्ट अभी फिलहाल ही में रिलीज हुए हैं और आज हम आपके सामने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आए हैं ऑल इंडिया रैंकिंग 1 का, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंकिंग 1 जो है लाइफ साइंस की कैटेगरी में स्कोर किया है। तो एवरीवन, लेट्स वेलकम पूजा पॉल, सीएसआई नेट 2023 ऑल इंडिया रैंकिंग 1। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पूजा पॉल से, जिन्होंने इस बार सीएसआई नेट 2023 में ऑल इंडिया रैंकिंग 1 शेयर किया है। तो जैसे कि हमको पता है कि इस टाइप के अचीवमेंट या फिर इस टाइप की रैंकिंग को शेयर करना कोई बहुत मामूली बात नहीं होती है। इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो मेरी ओवरऑल कोशिश यही है कि इस इंटरव्यू के द्वारा आप कुछ ऐसा गेन करके जाएं ताकि आपको आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को प्लान करने में मदद हो सके। सो हेलो पूजा, आई वेलकम यू ऑन टीचिंग पाठशाला। कैसी हैं आप? नमस्कार मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ। ओके पूजा, पहली बात तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी इतनी अच्छी रैंकिंग शेयर करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो एडजस्ट हो गई, पहले बहुत डर लगती थी मुझे। ओके। तो मैं चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आती हैं, एज वेल एज आपकी अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं लाइफ में। मैम मैं खड़गपुर से हूँ। मैं खड़गपुर से ही मेरी स्कूलिंग कंप्लीट किया है। इसके बाद मेरी बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री मिदनापुर से माइक्रोबायोलॉजी पे राजा एनएल खान वुमेन्स कॉलेज और विद्यासागर यूनिवर्सिटी से मैंने की थी। ओके। और मैंने आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन 2021। ओके, 2021। तो मतलब कि आप ऐसी स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने एमएससी के बाद प्रिपरेशन करना शुरू किया है। हाँ हाँ। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो पूजा, आपके जैसे कि आपने ऑल इंडिया रैंकिंग 1 लिया है इस बार के सीएसआई नेट एग्जाम में, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने दोस्तों को बताएं कि आपका रॉ स्कोर कितना रहा था, साथ ही साथ आपका परसेंटाइल कितना था। मैं मेरी परसेंटाइल 100 थी और मेरी रॉ स्कोर 150.5 थे। ओके, 150.5 मार्क्स आउट ऑफ 200। ओके, हाँ दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो पूजा, जैसे कि आपने कहा आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, तो जनरली अगर हम हाँ। सीएसआई नेट का सिलेबस देखते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी का नामो निशान नहीं है। एक छोटा सा चैप्टर दिया गया है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी नाम से। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये जो प्रिपरेशन आपने किया उसमें मतलब आपको बीइंग फ्रॉम अ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, व्हाट चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मैम पहले जब क्वेश्चन देखी थी तो मुझे पता चला कि मेरी यूनिट से ज्यादा एकदम क्वेश्चन नहीं आते। तो मुझ पे एक चैलेंज थी कि मुझे सब यूनिट्स नए तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये थी। और इसमें एक एडवांटेज थी कि मैं जो पढ़ी थी वो एकदम न्यू है। मुझे कोई भी यूनिट अनलर्न नहीं करना पड़ा। तो सब एकदम ठीक से किया। ओके, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपका लर्निंग पीरियड काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहा क्योंकि आप बहुत कुछ नया लर्न कर रही थी। हाँ हाँ, सभी नए था मेरे लिए। ओके, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है ना, जब आपको सभी चीजें नई जानने को मिलती हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है और आप आई थिंक आउटपुट और अच्छा दे पाते हो। मैम ओके इसलिए बायो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि कभी नहीं पढ़ी थी। ओके, ग्रेट ग्रेट पूजा। हाँ। तो पूजा, मैं जानना चाहूंगी आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या है, क्योंकि ये कोई मामूली रैंक नहीं है। तो व्हाट्स योर फैमिली रिएक्शन ऑन योर परफॉर्मेंस। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। इससे पहले ना मेरी कोई अचीवमेंट नहीं थी। मैं कभी मेरे घर में एक मेडल भी नहीं है। यही मेरी फर्स्ट अचीवमेंट है। तो जब मैंने स्कोर कार्ड डाउनलोड किया तो मैं ना 100% देख के बहुत डर गई थी। मुझे पता था कि मैं क्वालिफाई करूंगी, पर 100% वाज अबव माय एक्सपेक्टेशन। तो घर को माँ को बोली तो पहले ना मैं रोने लगी। तो माँ सोचा मैं फेल कर गई। तो फिर मैं नर्वस होके सर के क्लासेस में गई और बोली कि मेरी ना 100% आई है। तो सर ने बोला कि तुम रैंक 1 हो सकती हो। तो माँ को बोली। माँ बहुत हैप्पी थे। दीदी को माँ ने कॉल किया। दीदी तो रोने लगी, इतना खुशी हुई दीदी को। फिर पापा को बोली। ओके, सब खुशी थे मतलब इट्स लाइक, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट अचीवमेंट। ओके, फर्स्ट है लेकिन बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब ऐसा है कि हाँ पूरी लाइफ आपकी फैमिली को भी और आपको भी याद रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना,
हम जब छोटे हाँ होते हैं, छोटे-छोटे से अचीवमेंट करते हैं, कुछ दिन के लिए एक्साइटमेंट रहती है, फिर हम उसको हाँ भूल जाते हैं। जैसे अभी भी स्कूल टाइम में किसी रेस में हम फर्स्ट आ गए, ड्राइंग कंपटीशन में फर्स्ट आ गए, तो उसकी मेमोरीज थोड़ी धुंधली हो जाती है। लेकिन जो इस फेज हाँ। में आपने ये अचीवमेंट लिया है, आई डोंट थिंक ये कभी भी फेड आउट होने वाला है। यू आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस फॉर योर मैम होल। नेशनल लेवल एग्जाम पे थे फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। हाँ और आई थिंक आपको कभी भी लाइफ में आप थोड़ा लो फील करो, तो जस्ट थिंक अबाउट योर अचीवमेंट कि आपने वो अचीव किया है जिसको अचीव करने के लिए ना जाने कितने स्टूडेंट बैठे थे। तो हमेशा अपने अचीवमेंट को अपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका पहला ही अचीवमेंट इतना ज्यादा शानदार था। हाँ। ओके पूजा, तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि अभी भी एक भी मैम अचीवमेंट नहीं रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस टाइप की स्टूडेंट रही हैं अपनी लाइफ में, तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन योरसेल्फ? मैम पहले अप टू क्लास 5 मुझे स्टडीज के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे पापा ने सीडी के अलावा कुछ नहीं देखा, ये तो कभी नहीं देखा रिपोर्ट कार्ड में। तो तब बहुत स्ट्रगल थी। तो क्लास 6 से मैं थोड़ी थोड़ी मुझे बेहतर करने लगी मुझे। तो तो पहले ना 12th के बाद मुझे इंजीनियरिंग करना था। तो पापा ने बैंक में जाके बात किया कि मैं लोन के लिए। तो उसके बाद ना पापा पैरालाइज हो गई थी, पापा को सेरिब्रल अटैक हुई। तो जो पैसा पापा के पास थे सब पापा के ट्रीटमेंट में लग गई। तो फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी ज्वाइन किया। तो तब पहले साल में मुझे मुझे एकदम पढ़ाई में मन नहीं लगी। तो फिर धीरे धीरे हो गया सब। ओके, तो मैं आपसे मुझे करना ही है। बिल्कुल। तो आपसे पूछना चाहूँ अगर कि आपको पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आपने मतलब कोई ऑप्शन नहीं है इसीलिए पढ़ रहे हैं, ऐसा एटीट्यूड था आपका? नहीं नहीं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता ओके। है। 6 के बाद में से मैं इम्प्रूव हो गई थी। मैं ज्यादा टाइम पढ़ाई में ही थी। ओके पूजा, अभी मैं आपने फर्स्ट ईयर जब बीएससी में जी बोलिए। जब मैं फर्स्ट ईयर बीएससी में था तब मुझे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मुझे बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता। सेकेंड ईयर से ना मैं सब्जेक्ट को प्यार करने लगी। चलिए तो ये मार्क्स भी इम्प्रूव हो गया। ओके पूजा। तो पूजा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका सीएसआई नेट का? सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट था। तो व्हाट हाँ यू थिंक कि आपने अपने पहला अटेम्प्ट आपका कैसा रहा था, मैं जानना चाहूंगी। मैम मेरी पहली अटेम्प्ट में 96.8 परसेंटाइल आया था। तो उसमें ना काफी ज्यादा मिस्टेक्स मैंने किया। मैं नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करके आई थी, क्योंकि मुझे 3 स्टेटमेंट पता है, तो 4 स्टेटमेंट जब पता नहीं था ना मैं तुक्का मार के आएगी आ गई। मुझे लग रहा था हो जाएगा। तो बहुत नेगेटिव, बहुत बर्डन था नेगेटिव मार्किंग का। ओके तो तो इस बार वो करेक्ट कर लिया मैंने। अच्छा। और मैंने ना रिकॉल नहीं किया। पहले बार एकदम रिकॉल नहीं किया, रिवाइज करके नोट्स को एक बार पढ़ के मैं चली गई थी एग्जाम देने में। ओके ओके। हाँ। तो मतलब पिछली बार आपका फिर जो मार्क्स था उससे कुछ क्वालिफाई हुआ था, या मतलब या फिर आपने कुछ नहीं क्वालिफाई नहीं, नहीं? एलएस भी नहीं हुआ। एलएस भी नहीं हुआ एलएस भी था? नहीं हुआ था मेरे। तो आपने जैसे कहा कि मैम इस बार मैंने नेगेटिव को बचाया है, मतलब इस बार मैंने नेगेटिव कम किया है, तो मैं जानना हाँ चाहूंगी वो क्या स्ट्रैटेजी थी जिससे आपने नेगेटिव को मिनिमाइज कर लिया? मैम, परफेक्शन। जो मैंने क्वेश्चन किया ना बार बार क्रॉस चेक के मैंने किया, ताकि मुझसे कोई गलती ना हुआ हो। और मैं जो क्वेश्चन अटेंड किया ना मैं एकदम श्योर था, एकदम श्योर। मुझे 3 गलती हुआ, में नेगेटिव मार्किंग हुआ था बस, ओके, मतलब इस बार के अटेम्प्ट में। मैक्सिमम क्वेश्चन आपने सही किए, सिर्फ 3 क्वेश्चन आपने गलत हाँ किए थे इस बार? हाँ। ओके, दैट्स अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट एक्चुअली। मतलब जनरली भी होता है कि बच्चे मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ अच्छा खासा ही नेगेटिव करने के बाद मैक्सिमम स्कोर करते हैं, बट आपने नहीं नहीं। नेगेटिव बहुत बहुत मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट किया। मैं क्लास में हम्म, हमेशा जी पिछली बार जो गलती की ना उस नेगेटिव मार्किंग से ये मेरे क्वेश्चन से मेरी परसेंटाइल इतना खराब था। इसलिए मैंने इस बार इम्प्रूव किया। ओके, मतलब कि रिपीटेड रिवीजन एंड रिकॉलिंग, ये दो की हैं जिससे कि आप हाँ नेगेटिव को मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ। अच्छा पूजा। और जो क्वेश्चंस मुझे पूरा पता है वो ही मैं अटेंड करूंगी, ऐसा आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं। ओके पूजा। तो पूजा, जैसे कि मैं बहुत से बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, एक कॉमन क्वेश्चन मेरे सामने बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें क्लास में सब कुछ समझ में आता है, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, हम रिकॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जब हम पेपर देने जाते हैं, 4 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट, आप मतलब इस चीज पे क्या कहना चाहोगे कि ऐसा सिचुएशन स्टूडेंट के साथ क्यों अराइज होता है? क्योंकि आप भी स्टूडेंट रही हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया है। हम्म।
मैम एग्जाम का बर्डन, बहुत टेंशन रहता है उस माहौल में। और सबको लगता है इस बार ही मुझे क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करना ही है तो करना ही है, ऐसे तो और भी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए ना ठीक से याद नहीं आता है क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस में ना बहुत ऑप्शंस रहता है, जो एक भी कुछ चीज अगर पता नहीं होता ना, उसको अटेंड मत करो। तो और एग्जाम में ना बहुत काम रहना पड़ता, मैं बहुत काम थी, क्योंकि मैं रिकॉल किया तो मुझे ना एक कॉन्फिडेंस गेन हो गई थी। चलिए, कॉन्फिडेंस कहते हैं कि एक ऐसा की है जो आपको हाँ। नामुमकिन काम को भी मुमकिन करवा देता है, पॉसिबल की कैटेगरी में डाल देता है। सो हाँ दैट्स अ ग्रेट मैम, थिंग। क्वेश्चंस में बहुत ऑप्शन है, वो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो पूजा, हाँ, आप कितने लंबे टाइम से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हैं? 1.5 साल। 1.5 साल से। 1.5 साल, तो हाँ। आप सोली सिर्फ प्रिपेयर ही करती थी, या फिर साइड बाय साइड आप किसी और एंगेजिंग काम में भी खुद को इन्वॉल्व करके रखा था नहीं आपने? नहीं, प्रिपेयर करती थी। मुझे सब्सक्रिप्शन, अगर मैंने सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई तो ना दूसरी बार नहीं ले सकती। तो इसलिए मैं सोलली डिवोट किया मेरे इस टाइम को। ओके ओके ओके। और कितने यूनिट्स टारगेट किए थे अपने एग्जाम के लिए? मैंने कम्प्लीटली 10 यूनिट्स टारगेट किया, और 11th जो है वो पार्शियल किया मैंने। और मैंने एनिमल फिजियोलॉजी और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ छोड़ दिया। ओके ओके। तो आपने इन यूनिट्स को मतलब जब प्रिपेयर किया तो व्हाट वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? अगर मैं एक आइडियल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पूछूं, कोई बच्चा अगर आपको देख रहा है, वो जानना चाहता है कि हाँ मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, तो आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? मैम मेरी जो मुझे इजी लगा ना, मैं उस क्लासेस को एक बार ही किया, ज्यादा नहीं किया। मैं देखती हूँ काफी स्टूडेंट ना जो इजी यूनिट्स है ना वो बार बार करते हैं। मैं एक बार ही किया, इकोलॉजी इवोल्यूशन में एक बार ही किया। तो और बाकी यूनिट्स जो मुझे टफ लगा कि मुझे टाइम देना चाहिए, तो वो बार बार मैंने क्लासेस भी किया, प्रैक्टिस भी किया। ओके। तो आपको इजी और हार्ड में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अच्छा। तो मैं जो जानना इजी है उस पे कम टाइम डिवोट करना। ओके। तो मैं जानना चाहूंगी पूजा, आपने कौन कौन सी यूनिट प्रिपेयर की थी? अगर आप नाम बता दें ताकि एक स्टूडेंट को प्रॉपर आइडिया मिल पाए। बायोकेमिस्ट्री मैंने किया, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, फंडामेंटल प्रोसेसेस, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फिर प्लांट फिजियोलॉजी, फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इकोलॉजी इवोल्यूशन, फिर मेथड्स इन बायोलॉजी, और अप्लाइड बायोलॉजी। ओके। तो मेथड इन बायोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी, जो कि आपका यूनिट 12 एंड 13 होता है, वो आपने क्या पूरा कवर किया था या फिर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक कवर किए थे? पूरा कवर किया, अप्लाइड बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा पार्शियल था। क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं ना, वो 11 12 यूनिट को जल्दी पूरा कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं। दे आर लाइक सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर ले तो हो जाएगा, या इस तरीके से। तो उनके लिए एक बहुत है, इशू मेथड रहती से तो इंटरव्यू में आते हैं ना, है। इसलिए मुझे करना पड़ा। एग्जैक्टली। हाँ। क्योंकि कुछ ऐसे यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में जो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वो इंटरव्यू तक और इंटरव्यू के बाद भी जब आप पीएचडी में एनरोल हाँ। होंगे तो वो भी वो मिलेंगे आपको। तो वो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प ही करते हैं। तो पूरा हम्म। चलिए, टेक्निक की बात चली रही है तो मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपका पहले लैब एक्सपीरियंस रहा है? नहीं नहीं, मैं कोरोना की बैच में हूँ, तो मेरी और भी नहीं है। ओके ओके। जैसे बच्चों का एक होता है ना क्वेश्चन कि मैम हमारे पास तो लैब एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हमारे लिए डिफिकल्ट होगा टेक्निक्स को डील करना, टेक्निक यूनिट को डील करना? तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इजी होगा। अगर आपको थ्योरी पता है ना, फिर जब लैब ज्वाइन करोगे तो आपको इजी होगा। ओके। तो आपको कुछ तो आइडिया है। एग्जैक्टली। तो अब पूजा, मैं जानना चाहूंगी कि अगर जिस जो आपने रैंकिंग शेयर की है, ऑल इंडिया रैंकिंग 1, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि जिसने आपको ऑल इंडिया रैंकिंग 1 दिलवा दिया? आई एम रिकॉलिंग। और मैं कंसिस्टेंट था, पढ़ाई में मैं कंसिस्टेंट था। अगर दीदी भी घर में आते थे तो मैं टाइम निकालती थी कब पढ़ाई करूंगी, तो मॉर्निंग और रात को मैं कंप्लीट कर लेती थी। ओके। मैं कंसिस्टेंट था। तो कोई ऐसा टाइम टेबल आप फॉलो करती थी कि देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि काम को टालना, मतलब आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कल नहीं करेंगे परसों करेंगे, ये वाला एटीट्यूड स्टूडेंट में चला आता है। तो आपका क्या कोई टाइम मैनेजमेंट था कि हाँ मुझे, मतलब आपने आपने खुद को कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचाया? मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, पर मुझे ब्रेक लाना पड़ा एग्जाम के पहले तो बहुत ही। एग्जाम के 3 मंथ्स मैंने कुछ नहीं किया, रील्स वील्स सब बंद कर दी। ओके, मतलब रील का शौक रखती हैं आप?
हाँ, वो बहुत एक बार चालू किया तो होता ही है, स्क्रॉल स्क्रॉल करते कंटिन्यू रहो, ही कर स्वाइप देती हूँ। करते हाँ, रहो। हाँ, ओके, तो मतलब एग्जाम टाइम में आपने इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्शन अपना पूरा दूर रखा था। हाँ, हाँ, 3 मंथ्स, लास्ट 3 मंथ्स तो बहुत अटेंटिव था मैंने। ओके ओके, ग्रेट। तो पूजा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब कौन से एरिया में आपका इंटरेस्ट है फॉर रिसर्च? मैम, मैं आईआईटी से पीएचडी करना चाहती हूँ। बचपन से ही मेरा शौक था कि आईआईटी खड़गपुर में पढ़ूंगी, पर तब तो नहीं हुआ। अब मैं जी जान से कोशिश करूंगी। वाओ, और ग्रेट। मेरी रिसर्च इंटरेस्ट है एक टॉप, हमारे इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, तो कैंसर सेल कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके इम्यून सिस्टम को एस्केप कर रहा है, और हम कैसे हमारे इम्यून सिस्टम यूज करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है। ओके, तो मतलब आप इम्यूनोलॉजी और कैंसर जेनेटिक्स इन दोनों को मिला के काम करना हाँ, चाहते हैं। ऑल द हाँ, बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको बेस्ट से थैंक बेस्ट यू। जॉब मिले और आप हाँ, अपने सपने को साकार करें। ठीक है। ओके। सो पूजा, बात करते हैं आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी पे। एग्जाम हॉल में आपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया था? मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट द पेपर? मैम, जब घर से निकली थी तो मन बना लिया था कि 120 प्लस तो अटेंड करना ही है, यही मुझे क्वालिफाई करेंगे। तो क्वेश्चन जब देखी मैंने, पहले पार्ट सी को अटेंड किया। पार्ट सी में 20 क्वेश्चन जो मुझे इजी लगा तो मैंने किया, और जो 5 क्वेश्चन था जो मुझे लगा जो ना हो जाएगा, थोड़ी टाइम की जरूरत है, तो उसको मैंने मार्क कर दिया। मार्क करके पार्ट बी में गया। पार्ट बी में ही ऐसे 20 क्वेश्चन अटेंड किया, और जो मुझे लगा कि ना कर सकती हूँ, थोड़ा सोचने की जरूरत है, टाइम लगेगा, तो उसको भी मार्क कर गया। तो ऐसे करके मैं पार्ट सी से 25 क्वेश्चन अटेंड किया, तो मुझे 24 करेक्ट था। और पार्ट बी में मुझे 25 क्वेश्चन अटेंड किया तो 23 करेक्ट था। तो ये सब मैंने 2 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। तो फिर मैं पार्ट ए में गई लास्ट आवर में। तो पार्ट ए में फर्स्ट 20 मिनट्स में मैं 5 क्वेश्चन अटेंड किया। तो 5 क्वेश्चन जब हो गया तो फिर मैं रिविजन दिया, सब ठीक है कि ना, क्रॉस चेक किया। ओके, तो मतलब मुझे बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं, सी तो बी इसलिए मैं ए, करेक्ट कर दिया। राइट, CBA हाँ, मेथड से आप गई हाँ, थी। और सबसे बड़ी चीज थी कि आपने उन्हीं क्वेश्चन को टच किया जिसके लिए आपके पास श्योरिटी ज्यादा थी कि यस मैं ये हाँ, करेक्ट। हाँ, हाँ। अच्छा, तो कोई ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसमें आप थोड़ा सा अनश्योर थी कि नहीं इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 50% श्योर, 60% श्योर, ऐसा भी कुछ था? मैम, एक क्वेश्चन था, वो सक्सेशन से टाइप 3 कर्व होगा, यस। वो मुझे लग रहा था, लेकिन मैं अटेंड नहीं किया। जब ओके, देखी आंसर की मैं, जो वो ठीक है, तब दुख हो रही थी। चलिए, अब खाएगा दुख। ऑल इंडिया रैंकिंग वन ले चुकी हो। अब चाहे वो आपने 150 मार्क्स से लिया हो या 152 से लेती, और 2 मार्क्स बढ़ जाते हाँ, आपके। हाँ, चलिए, ग्रेट ग्रेट। तो पूजा, आपने बोला जैसे आपने पार्ट ए में 5 क्वेश्चन किया, तो पार्ट ए के लिए क्या आप अलग से तैयारी करती थी या फिर बिना तैयारी के आप गई थी? नहीं, 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 मैं क्रिस्टी सर के क्लासेस करती थी। मैं तो 4 क्लासेस लेती थी, आपके 2 और सर के 2, तो टाइम नहीं मिलता। तो मंथ के एंड में ना आप छुट्टी देते थे, मंथ के एंड पे, तो उस टाइम मैंने एप्टीट्यूड में फोकस किया। ओके, तो एप्टीट्यूड का क्या मतलब? क्लासेस जैसे कि जनरल क्लासेस होती हैं वैसे लेती थी, या फिर मतलब दिन का टारगेट होता था कि हाँ 2 क्लास लेना? रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड। और जो टॉपिक्स इजी है ना, वो ही मैं कवर किया, वो ही मैं अच्छे से प्रैक्टिस किया। जैसे रीजनिंग पार्ट में अच्छी हूँ, तो रीजनिंग पार्ट में बार बार प्रैक्टिस किया। ओके, तो मतलब आपने कोई अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रैक्टिस किया या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आप प्रैक्टिस कर रही थी? प्रीवियस ईयर सर, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो पूजा, आपने कौन से सोर्सेस फॉलो किए हैं अपने, स्पेशली CSR के नोट्स के लिए? बिकॉज नोट्स एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि CSR के नोट्स अगर आपके पास परफेक्ट है आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा, कह सकते हो, आपकी पजल रहता है। बिकॉज हमारे पास चारों तरफ इतने सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं, इतनी सारी बुक्स हम्म। अवेलेबल हैं। तो आपने उन सोर्सेस को कैसे मैनेज किया? मैम, मैं आपके और सर के नोट्स पूरा पढ़ लेती थी। कोई कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ती थी। पहले पहले अटेम्प्ट में बहुत सारे छोड़ा, तो मुझे तो मार्क्स में ही पता चला। तो इस बार ना वो गलती नहीं किया, सब मैंने पढ़ा था। कि आपने कोई हाँ, हाँ, स्टैंडर्ड बुक्स अलग से हाँ, नहीं ना, फॉलो नहीं, की?
नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स तो कॉलेज के टाइम से पढ़ती थी, पर वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ना बहुत अच्छा है। तो कॉम्पिटिटिव में ना फैक्चुअल चीजें बहुत आते हैं, और कुछ आते हैं पास सी में, वो तो सॉल्व हो जाते हैं। और वो थोड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ता है हमको, सीधी सी बात है, हाँ। क्योंकि टाइम कम है, हाँ। पढ़ना ज्यादा है, परफॉर्मेंस हाँ। ज्यादा देना है। ओके पूजा, तो आपने प्रैक्टिस के लिए क्या किया? अलग से कोई नए क्वेश्चंस किए या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहे? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत बार किया मैंने। ओके। एक एक क्वेश्चन 5 बार भी करी थी मैं तब। अच्छा, एक एक क्वेश्चन पांच पांच बार भी? ओके ग्रेट। हाँ तो पूजा, आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रही है इस दौरान? मैम, मैं डेव बायोलॉजी के लिए रिविजन किया, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो वो उसके लिए मैं रिविजन लाइन टू लाइन पढ़ती थी। और सेल बायोलॉजी के ना पहले ना मैं पाथवेज ड्रॉ ड्रॉ करके पढ़ती थी, पर एग्जाम के कुछ वीक्स पहले मुझे लगा कि ना एक बार नोट्स को भी गो थ्रू करती थी। तो हाईलाइटेड जो पोर्शंस है ना, मैं आपको हाईलाइटेड कर देते थे, उसको एक बार रीड कर लिया और एग्जाम्पल्स मैंने याद कर लिया। तो उससे इस बार क्वेश्चन आए थे ओके। सेल सिग्नलिंग से। और बाकी यूनिट्स मैंने रिकॉल किया। बाकी जो जितने यूनिट्स है ना, वो रिकॉल किया। मेरे पास एक टर्म नोट्स की कॉपी है, तो मैं टर्म्स को नोट कर देती थी। वो देख के मैं ड्रॉ कर फ्लो चार्ट बना के बाद ड्रॉ करके कर लेती थी। ओके पूजा, तो जैसे कि अभी जैसे हमारे पास जो नए नए बच्चे हैं, उनका कंफ्यूजन रहता है मैम, रिवीजन कैसे करें, क्योंकि क्लासेस भी चल रही हैं, नोट्स भी पढ़ना है। तो उनका कहना होता है कि हम रिवीजन कैसे करें, क्या पूरा एक यूनिट खत्म हो जाने के बाद करें, एक टॉपिक खत्म हो जाने के बाद करें, या वीकली करें? तो आप इस पे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, साथ ही साथ आप इसको कैसे रिवाइज करें? हाँ, जो क्लासेस चल रहा है तो उसी दिन उसको एक बार देख लो, थोड़ा थोड़ा देख लो। क्लास पिछले वाले जब क्लास नेक्स्ट क्लास जब होगा तो उससे उस क्लास के पहले भी एक बार देख लो। तो ऐसे करके, और जो वीक डेज में सैटरडे संडे जो रहता है ना, उसमें एकदम बढ़िया से रिवीजन करो, रिकॉल करो, जो भी करना है। ओके। तो क्या आपको लगता है कि आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी नॉलेज गेन कर लें, अगर आपका रिवीजन या फिर कहें कि अच्छे से रिकॉलिंग ना है, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने वाला एग्जाम? रिकॉलिंग बहुत जरूरत है इस एग्जाम में ना। वही रिकॉलिंग रिवीजन भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। मैं एकदम नर्वस नहीं थी, मैं एकदम एग्जाम देंगे आज ऐसे थी। वो एक जो ये मेंटल वो होता है ना हमारा, मेंटल स्टेटस जो होता है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। हाँ। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहती हूँ कि हाँ। देखिए, आपने प्रिपेयर किया है तो आप तो उसको क्लियर करेंगे ही, तो कम से कम ये सोच के जाइए कि आपको अपना 100% देना है। अगर आप बर्डन लेकर जाएंगे कि हाँ। नहीं, इसको क्वालिफाई ही करना है, तो आपको फील होगा कि आपके सिर के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया है, और आप उस प्रेशर में, उस हैवी वेट को लेकर फिर आप अपना परफॉर्मेंस देंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी नोन परफॉर्मेंस। क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, प्रेशर से नोन क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। और वो नोन क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तो उसका गिल्ट और ज्यादा होता है। थैंक यू सो मच। तो पूजा, हाँ। मैं जानना चाहूंगी, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी आपके बारे में, और आपने किस चीजों को कैसे हैंडल किया। अब बात करते हैं कि क्या आपके इस प्रिपरेशन के दौरान कोई ऐसे भी चैलेंजेस थे जो कि आपकी लाइफ में, और आपको लगा कि शायद आप इस एग्जाम को क्लियर ना कर पाए, या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो नीचे आ गया कि यस मे बी शायद ये नहीं हो पाएगा? एनीथिंग? मैम, पहले जब सब्सक्रिप्शन मैंने ज्वाइन किया था तो हिंदी में था। तो मुझे ना हिंदी समझती थी, थोड़ा थोड़ा समझती थी। तो वो ना मुझे क्लासेस में बहुत अटेंटिव रहना पड़ता। अगर कुछ चीजें भी मिस कर गई ना, तो मुझे दिक्कत होती थी। तो इवेंचुअली मेरी हिंदी ठीक ठाक हो गई थी और मुझे समझ में ही आते थे। और दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। पहले मैं 4 क्लासेस जब लेती थी तो टाइम मैनेज नहीं कर सकी, तो मुझे भी बहुत दिक्कतें होती थी। तो जब मेरे यूनिट्स कवर होते गए तो मैंने ना आपकी यूनिट्स छोड़ दिया, क्योंकि मुझे हो गया था। तो सर के यूनिट्स लास्ट तक कंटिन्यू किए। जो आपके जो टाइम थे ना, वो मैं रिविजन रिकॉलिंग तब करती थी मैं। ओके। तो टाइम ऐसे मैनेज किया। ग्रेट। पहले मुझे भी बहुत दिक्कतें हुई थी। हाँ, फैमिली प्रॉब्लम्स तो बहुत थे। जब मैं पढ़ाई करती थी और पापा मम्मी जब डिस्कस करते हैं पैसे की प्रॉब्लम, तो मुझे ना बहुत इफेक्ट पड़ती थी, मुझे दुख होता है। लेकिन पढ़ाई तो करना है, पढ़ाई नहीं करूंगी तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वो एक थी। और पापा हमेशा बोलती थी जे पूजा ना আমার সব দুঃখ দূর করে দেবে, একটু সহ্য করো, একটু ধৈর্য ধরো। बिल्कुल, एक एक कहते हैं ना,
जब एक बाप, एक फादर जब ये चीज कोशिश करता है कि उसके बच्चे हर हाल में पढ़े और उसके बच्चे को कभी पता ना चले कि फैमिली में कितना पैसे का प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम्म, फादर हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों को ये बात पता ना चले, क्योंकि उसको ये फील होता है कि हम्म। अगर बच्चों को पता चल गया तो शायद उनका मोरल डाउन हो जाएगा, शायद उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि वो बाकी सबसे मतलब पैसे की लड़ाई में पीछे चले गए हैं। लेकिन पर एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, घर में इतना प्रॉब्लम थी, पापा कभी मुझे जॉब के लिए कभी नहीं बोला। मुझे बोलते थे जो तुम्हें तुझे अच्छा लगता है वही करो। जॉब बिल्कुल के लिए एक दिन भी नहीं बोला मुझे। वो आपके फादर का बहुत बड़ा सपोर्ट था। हाँ। अब कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट है जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ, कि अगर आज एक बेटी कामयाब हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक फादर पिलर बन के खड़ा है। एक खुले हाँ। विचार वाला, एक खुली थॉट वाला एक फादर उनके पीछे खड़ा है। तो वही चीज है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ करते हैं, पूरी कोशिश होती है उनकी हाँ। कि हमको कभी कोई ऐसी बात पता ना चले जिससे कि हम डाउन हो जाएं। तो वो हमें हम्म, दुनिया की हर एक मतलब बोलते हैं ना, पॉसिबल चीज ला के देना चाहते हैं, पॉसिबल इन्वायरमेंट ला के देना चाहते हैं जिससे हम अपनी लाइफ में बेस्ट कर सकें। एंड आई एम रियली ग्लैड टू सी कि आपने फाइनली आपके फादर के वो सारे एक्सपेक्टेशन पूरे किए जिन्हों जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने आपसे लगाई थी। हाँ। और अब सच में जो है पूजा उनके सारे दुख दूर कर देगी। हाँ मैम। ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ। चलिए पूजा, आप ऐसे ही जो है नाम कमाते रहिए, अपने माँ बाप का सपना सच करते रहिए, जितने भी उन्होंने आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं उन सबको आप पूरा कीजिए। तो कोई ऐसा फाइनल मैसेज जो आप अपने दोस्तों को देना चाहेंगी, बीइंग अ सीएसआई नेट एस्पायरेंट? मैम सबको बोलना चाहती हूँ, मैं एकदम अच्छा स्टूडेंट नहीं, बहुत एवरेज थी। मुझे ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करना था। वो एक अलग ही यूथ था, एक वॉर था मेरे लिए। तो वो मैंने किया और क्वालिफाई किया, इससे बहुत मजा लग रहा है अब। चलिए, कहते हैं कि तुम आज भी कर सकते हो, अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी सब कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। पढ़ाई को बिल्कुल। लेके कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। जैसे जैसे पूजा को पता नहीं था, एग्जाम देकर आई जब पूजा, तो पूजा को ये बात पता नहीं थी कि उनको बस ये पता था कि क्वालिफाई हो जाएगा, बट उनको ये नहीं पता था कि वो आ, हाँ। पहली स्टूडेंट होंगी जो रैंकिंग की शुरुआत करेंगी। हाँ। तो अगर वो कर सकती हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, हाँ। ये मैटर नहीं करता है कि आप आपका पहले कंडीशन क्या रहा है, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने किन किन चीजों को झेला है। मैटर ये करता है कि इन सब चीजों को आप फेस करके कितना स्ट्रांग बनकर आप खड़े रहे और कितना डेडिकेशन के साथ आपने अपने सपने को पूरा किया है। पूजा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस। जानकर अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस सेशन से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाएंगे, कि जिस तरीके से पूजा निडर होके अपने सारे जो भी इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स थी उन सबको इन्होंने फेस करके तब जाकर ये अचीवमेंट लिया है। तो अगर वो कर सकती हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। हाँ। और कोई ऐसी चीज पूजा जो आप शेयर करना चाहती हैं, कोई भी ऐसा बात जो आपके दिमाग में है? मैम पापा ना बहुत सिक रहते थे, बहुत सिक। पापा के ना कोमॉर्बिडिटी है, बहुत सारी बीमारी है पापा को। हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, नर्व की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत प्रॉब्लम है। तो मेडिसिन चलता है, तो पापा ना कभी कभी ना गलती से दो मेडिसिन खाते हैं। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, पापा दो मेडिसिन, प्रेशर के दो मेडिसिन खा लिए थे। तो मैं पढ़ाई कर रही, तो आपके क्लासेस कर रही थी, तो पापा ना मुझे बुलाया। तो मैंने पापा ना मेरी पढ़ाई के वक्त कभी नहीं बुलाते मुझे। तो मैं ना जल्दी से दौड़ के गई थी, और पापा पापा ने मैं कहा जो पूजा दौड़ा मा के पकड़ो मुझे। तो मैं पापा को पकड़ा, पापा ने मेरे शरीर के ऊपर फेंट हो गई थी। वो देखना कितना मेरे लिए डिफिकल्ट था। वो बहुत डिफिकल्ट, ऐसे ऐसे बहुत बहुत सिचुएशन होते रहते थे। तो वो ना मुझे और भी स्ट्रांग कर दिया। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गई अब, पहले ऐसा नहीं थे। तो सिचुएशन देख के मुझे स्ट्रांग बनना पड़ा। ओके, अभी आपके फादर ठीक है? हाँ ठीक है, मैं सब मेडिसिन देती हूँ अब, सुबह से ओके। लेके रात को सब। मेरी अभी वो जिम्मेदारी है ये। अभी वो जो भी सिचुएशन है उससे वो रिकवर कर रहे हैं होपफुली। हाँ थोड़ा ठीक है। चलिए, तो आप ऐसे ही जब आपको जरूरत थी तो वो आपके पिलर बन के खड़े थे।
अभी हाँ उनको आपकी जरूरत है, तो आप उनके लिए पिलर बन के खड़े रहिए। हाँ। और एक चीज भी वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं मम्मी ना ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है। मुझे ना घर में ना मम्मी ठीक से चल नहीं सकती थे। मुझे ना मम्मी को काम में हेल्प करना पड़ता। तो अ, मैं पहले जब छोटी थी तो मम्मी के हाथ पकड़ के वॉक करना सीखी थी। अब ना जब मैं माँ बाहर जाते हैं तो मुझे ना पकड़ के सपोर्ट लेके वॉक करते हैं। ओके। आई थिंक आवर रोल्स आर गेटिंग रिवर्स्ड। नहीं, ये नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो जो रोल उस टाइम पे हाँ हमारे माँ बाप हमारे लिए निभाते हैं, और इस एज हाँ में जब हम आ चुके हैं तो सेम रोल हमें उनके लिए निभाना होता है, और हमें निभाना भी चाहिए। क्योंकि जब हमें उनकी जरूरत थी तो दे वर ऑलवेज अवेलेबल हाँ फॉर अस इन एनी सिचुएशन। और अब वही सेम केस हमारे साथ भी है, तो हमें भी अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। अगर उन्होंने माँ बाप होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, तो हमें उनके बच्चे, उनके बेटे, इनका उनका बेटी, ये सब होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, क्योंकि उनका आई थिंक इकलौता सहारा हम ही लोग होते हैं। वो सारे हाँ। एक्सपेक्टेशन हमसे ही लगाते हैं। तो पूजा, हैट्स ऑफ अब टू ना यू। सिचुएशन से अब ना सिचुएशन से मैं नहीं डरती। डरती है थोड़ी थोड़ी मैं, पर मैं हिम्मत जुटा लेती थी। ओके। बट जिस भी सिचुएशन में आपने खुद को इतना बोलते हाँ ना तराशा है, हैट्स ऑफ टू यू। हाँ आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मतलब जो जो चीजें आपने बताई ना, उस कंडीशन में कोई भी इंसान अपनी हिम्मत हार जाता है। जितने चैलेंजेस में आपने खुद को तैयार किया, और उसके बाद इतना यादगार आपने जो है खुद का परफॉर्मेंस सबके सामने हाँ रखा। सो ऑल द वेरी बेस्ट पूजा। आप हमेशा यूं ही हाँ। हिम्मत बनाए रखिए, और बहुत आगे बढ़िए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। जितना उन्होंने आपके लिए स्ट्रगल किया है, उन सभी स्ट्रगल का आप पे ऑफ अपने सक्सेस के फॉर्म में उनको दीजिए। थैंक यू मैम। मैं थैंक यू सो करूंगी मच। सब। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच हाँ टीचिंग पाठशाला के साथ और मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। एंड आई हाँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। ओके।